हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग वीओएस। आज लेक्चर नंबर 2 है उत्कर्ष बैच का। उत्कर्ष बैच का लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीओएस है। वैसे हम लोग कई लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इंटर एंड फाइनल दोनों के लिए है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लेक्चर इंटर फाइनल दोनों के लिए है क्योंकि ये बेसिक है। इसके बाद जब एडवांस वाली बात आएगी तो फाइनल वालों के लिए अलग से लेक्चर पोस्ट करे जाएंगे। उनके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होगा, वो लेक्चर फाइनल वालों के लिए है। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी जीएसटी 360 बुक से देख लिया था वीएस का बेसिक बेसिक चीजें। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसी किताब में। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है इन फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज बाय द सॉफ्ट कॉपी और द फिजिकल कॉपी ऑफ दिस बुक। ठीक है, 150 पेजेस के अंदर पूरा सब कुछ कवर है इसके अंदर। ठीक है, आइए इसके पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे 81 के ऊपर। 81 में हम लोगों को मिल जाएगा अपना वीओएस चैप्टर। और वीओएस चैप्टर हमारा हम लोगों ने खत्म नहीं, सॉरी, शुरू किया था। हम लोगों ने अभी तक 15 एक देख लिया था। 15 एक फटाफट से मैं रिवीजन करा दूं आपको। हमने अभी तक बेटा यही देखा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है हमारी, उसके अंदर बेटा दो बातें हो सकती हैं। वो दो बातें कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी। ये बताया था कि सप्लाई में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि सोल कंसिडरेशन है या नहीं। ये मैंने आपको समझाया था कि सोल कंसिडरेशन क्या होती है। अगर सोल कंसिडरेशन है, फिर ये देखना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं है। वो भी मैंने बताया था आपको क्या है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी नहीं है, सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो बेटा 15 एक के अंदर जिसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू ही वीओएस मानी जाती है, वो निकाल लेंगे आप 15 एक के हिसाब से, जिसका परफॉर्मा मैंने आपको नीचे बताया था। इसमें कुछ एडिशन और डिलीशन होते हैं 15 2 और 15 3 के हिसाब से, वो भी मैंने आपको सब कुछ करवा दिया था। ठीक है, इतनी बातें हमारी यहाँ तक हो गई थी। इसके बाद बेटा, इसके बाद हम लोग ने आगे ये देखा था कि अगर आप इन केस सोल कंसिडरेशन नहीं है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फिर 15 4 में जाना पड़ेगा जिसमें सीजीएसटी रूल्स हैं। तो सीजीएसटी रूल्स बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सीजीएसटी रूल्स मतलब जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स, मतलब क्या होगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला फॉर्मेट भूल जाओ। अब जो मैं बोल रहा हूं केवल उसके हिसाब से आपकी वैल्यू निकाली जाने वाली है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर, हमको समझ में आई। इसकी समरी चार्ट भी मैं इशू करूंगा नियर बाय एग्जाम। समरी चार्ट रेडी हैं, बस अभी मैंने इशू नहीं करे हैं क्योंकि ये इन डेप्थ लेक्चर है, रिवीजन नहीं है। जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो समरी चार्ट से कराऊंगा, इन नोट से नहीं कराऊंगा क्योंकि ये डेप्थ वाले नोट्स हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? हाँ सर, समझ में आ गया। उत्कर्ष बैच डिटेल बैच है, इट इज नॉट अ रिवीजन। इफ यू आर लुकिंग फॉर रिवीजन देन प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज नॉट अ रिवीजन। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं करी है या पढ़ाई कर रखी है, दोबारा से समझ में कोई बात नहीं है तो समझना चाहते हैं। जिन बच्चों को केवल रिवीजन देखनी है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बट 2x पे कीजिए, अन्यथा रिवीजन वीडियो में सेपरेटली डालूंगा, उसको फॉलो करना। चलो, रूल नंबर 27 सबसे पहला रूल है। हर रूल की अपनी एक बात है। वो बात अगर कंप्लीट होती है तो वो रूल लगेगा, अन्यथा वो रूल नहीं लगाया जाएगा। ये बात हमारी टोटल मिला के यहाँ पे है। ठीक है जी, ओके सर। देखिए हमारा रूल जो है यहाँ पे वो क्या कहता है, एक मिनट में थोड़ा जूम आउट कर लूं सो डैट हमें यहाँ पे पूरा व्यू मिल सके। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके जी सर, ठीक है। नाउ परफेक्ट, इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं। आपको सब चीज दिख रही है? ओके बेटा, चलो। रूल नंबर 27 सबसे पहला रूल है हमारा। इसके अंदर लिखा है वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल। अभी देखो 15 4 में अभी आप आ गए, सबसे पहला रूल 27 में आप कूद गए। रूल 27 ये बोलता है कि आपकी जो वैल्यूएशन होगी बेटा वो ओपन मार्केट वैल्यू पे होगी, OMV पे होगी। ओपन मार्केट वैल्यू जैसे मान लो कैलकुलेटर मैंने आपको फ्री में दे दिया, या मैंने जिसको दिया वो मेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ, तो बेटा फिर उस केस के अंदर देखा जाएगा मैंने जितना का दिया है आपको उससे मतलब नहीं, जितना इस कैलकुलेटर का ओपन मार्केट वैल्यू है वो देखा जाएगा। वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल, तो ओपन मार्केट वैल्यू ही लेंगे। लेकिन सर अगर मान लीजिए इस कैलकुलेटर की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिक रहा है, कितना रुपए पे बिक रहा है। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है जिनकी मार्केट एस्टेब्लिश ही नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड रेट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टैंडर्ड रेट जब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपन मार्केट वैल्यू जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां क्या करेंगे। सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी,
जो भी आपको पैसा मिला है उसके बदले मान लो कैलकुलेटर मैंने कम पैसों पे दिए, लेकिन पैसों पे तो दिया ना, कुछ तो पैसे मैंने उससे लिए हैं, ठीक है सर। प्लस एनी फर्दर अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, अगर आपको पता है तो उसे ऐड कर देंगे। ये है टोटल मेरी बात, समझे क्या? हाँ सर, हमको समझ में ये बात आई कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो हम लोग जो कंसिडरेशन पे हुआ है उसके साथ साथ वो सम ऑफ मनी जोड़ देंगे जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमको पता था। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको करा देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे जब भी आपके दिमाग में कोई चीज घुसने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीजी नंबर 1, ये VOS का है, क्लास में हमारा पहला एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारे पास, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, हाँ सर। मान लीजिए मैसर्स एक्स लिमिटेड है कोई से, मैसर्स एक्स लिमिटेड सप्लायर है ऑफ सर्विसेज। तो ये SOS करते हैं, क्या करते हैं बेटा? SOS करते हैं, ठीक है। ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, SOS करते हैं। और SOS किसको कर रहे हैं बेटा? मान लीजिए मैसर्स वाई लिमिटेड को, ठीक है, मैसर्स वाई लिमिटेड। ओके, इतनी बात समझ में है? हाँ सर। एक्स वाई को सर्विस दे रहे हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वाई इनको मंथली 1 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है। अब देखो SOS जो ये कर रहे हैं सिक्योरिटी सर्विस कर रहे हैं, क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। इसके आगे इन द मंथ ऑफ नवंबर मंथली 1 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन नवंबर में कोई स्पेशल चीज हुई। देखिए नवंबर में क्या हुआ, नवंबर में बिल रेज हुआ 80,000 रुपए का बेटा। कितने रुपए का बिल रेज हुआ? 80,000 रुपए का बिल रेज हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो कंसिडरेशन है वो 80,000 रुपए तो कैश में हुई, बाकी इन्होंने यूनिफॉर्म दी। क्या दी? यूनिफॉर्म। उसका कोई भी पैसा इन्होंने चार्ज नहीं किया। अब आपको एक बात समझनी है कि 80,000 रुपए का बिल रेज हुआ, मंथली बात कितने की हुई थी? 1 लाख की हुई थी। ये एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई ही पता था आपको, एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको ये बात पता थी कि हर महीने बिल कितना आना है? 1 लाख रुपए का आना है। इस महीने 80,000 का बिल आया क्योंकि 20,000 रुपए की यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई है, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ा। तो यहाँ पे आप एकदम सिंपल तरीके से समझो। मान लो ये एग्जांपल भी अगर मैं छोड़ दूं तो मैं आपको GG2 देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको, मेरा नाम सचिन है, आपको पता ही होगा, मैं आपको SOS दे रहा हूँ ना, ये सर्विसेज ही तो दे रहा हूँ क्लास की। मैंने आपको बोला, मान लो आपका नाम है राजीव, मैंने बोला आप मुझे ना मंथली पैसे देना 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए देना मंथली पैसे, या मान लो उसको 5,000 कर लेते हैं यार, ठीक है, एक होल अमाउंट लेते हैं, 5,000 रुपए आप मुझे मंथली देना, पे करना। अभी मान लो राजीव जो है एक ग्राफिक डिजाइनर भी है। क्या है? ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि आप मेरे को बेटा सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके बदले 5,000 रुपये देना। अब मेरे को किसी महीने में ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए थी, तो मैंने बोला राजीव क्यों नहीं आप ये मेरे लिए काम कर दो। तो राजीव ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ ये काम आपके लिए, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज करूंगा। राजीव ने बोला कि आप मेरे सर हो, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हुआ मान लो अप्रैल के महीने में। मैंने पता किया इस ग्राफिक डिजाइनिंग के थंबनेल वगैरह बनवाने के यूट्यूब पे जो पेमेंट होती है जनरली वो 2,500 रुपए होती है, ठीक है। तो मैंने राजीव से बोला कि बेटा आप इस महीने का जो मेरा बिल है ना फीस का, वो केवल 2,500 रुपए ही है, आप 2,500 ही पे करो, आप एक्स्ट्रा पे मत करो मुझे कुछ भी। आप मुझे पैसा मेरे से लोगे नहीं, कोई बात नहीं, मैं फीस में एडजस्ट कर रहा हूँ। तो बेटा एट द टाइम ऑफ सप्लाई मुझे पता था कि 5,000 रुपए का बिल आता है, तो जो VOS मानी जाएगी, VOS जो मानी जाएगी वो बेटा यहाँ पे 5,000 रुपए ही मानी जाने वाली है, समझे? हाँ सर समझ में आया, रूल नंबर 27 इस केस के अंदर लगने वाला है। ओके सर, रूल नंबर 27 हमारा लग गया। यहाँ पे आप मेरी बात समझे होंगे, आशा करता हूँ मेरी बात अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक मिनट, ठीक है। वेयर द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड अंडर ए और बी, अगर वैल्यू ऊपर ए और बी में भी डिटरमाइन नहीं होती तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मतलब देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले आपको इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले देखो क्या ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो वही VOS है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बेटा फिर आप दूसरे में आ जाओ। अगर ये केस है कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो आपने कंसिडरेशन दी है प्लस कोई भी ऐसी कंसिडरेशन एक्स्ट्रा जो एट अ टाइम ऑफ सप्लाई पता था बट पे नहीं हुआ तो उसे जोड़ दो,
वो ले लो। अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो पाता, तीसरे में आ जाओ, वहां पे देखो कि बेटा इसके जैसी कोई और सप्लाई के लोग कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो उसकी वीवीएस मानी जाएगी। ओके सर, सर इसके जैसा पैसा मतलब मान लो मैंने कहीं से बाल कटाए, बाल कटाने के बाद मैंने उसको 1 रुपए नहीं दिया, सेकंड पॉइंट में आने के लिए कंसिडरेशन तो होनी चाहिए, मैंने 1 रुपए नहीं दिया, तो बेटा वीएस कैसे निकालेंगे? तो वीएस उन्होंने बोला कि बाल कटाने के लोग, बाकी लोग कितने पैसे दे रहे हैं सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस के, तो बेटा वही आपके लिए वीएस फिर मानी जाने वाली है। ठीक है, हमें रूल नंबर 27 समझ में आ गया। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, जो भी आप चीज की सप्लाई कर रहे हो। रेफर्स टू द फुल वैल्यू इन मनी for the supply where the supply and the recipient not related and the price is the sole consideration. Okay, supply of the goods or services or both of like kind and quality refers to any other supply made under similar circumstances that closely resemble the original goods or services in characteristics, quality, quantity and reputation. ठीक है, supply between distinct or related persons other than through an agent, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर 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 रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, नीचे हो सकता है। अगर रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन है तो उसके इसमें वैल्यूएशन कैसे होने वाला है, यहाँ पे भी ओएमवी देखना पड़ेगा। ओएमवी वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल इफ रेसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो वैल्यू क्या होगी? ओपन मार्केट वैल्यू। अगर वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू होगी, जिसको हम लोग ओपन मार्केट वैल्यू मान के चलेंगे। आईटीसी के लिए अवेलेबल मतलब एलिजिबल वो जब होगा जब मान लो आपने बी टू बी करी है। बी टू बी जब आप करते हो जब भी तो आप रिलेटिव पार्टी ही हो, तो रिलेटिव पार्टी हो तो अगर वो बंदा जिसको आप सर्विस दे रहे हो रेसिपिएंट, अगर वो आईटीसी क्लेम करने वाला है, उसके लिए एलिजिबल है, क्लेम करे ना करे बात दूसरी, एलिजिबिलिटी है अगर उसकी, तो बेटा फिर उस सिनेरियो के अंदर जो भी इनवॉइस वैल्यू होगी, जो भी इनवॉइस वैल्यू होगी वही माना जाएगा कि आपका क्या है, वीओएस है। आशा करता हूं आपको यहां तक की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग रूल नंबर 28 का पार्ट नंबर ए कर चुके हैं। ठीक है, where the open market value is not available, जहां पे अवेलेबल नहीं है, if goods are not intended for further supply by the recipient, supply of goods or services or both of like and kind quality, मतलब अगर वो बिजनेस नहीं है, खुद अपने कंजप्शन के लिए वो चीज खरीद रहा है, तो बेटा उस सिनेरियो के अंदर लाइक क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाली सप्लाई की वैल्यू ही यहाँ पे ले ली जाएगी। If goods are entitled for further supply by the recipient, VOS shall be at the option of S, at the option of S जो GST की फाइलिंग करेगा, मतलब सप्लायर 90% of the price charged by the recipient to a non-rated customer or supply of goods or services or both of like and kind quality, like kind quality। तो बेसिकली उसके पास दो ऑप्शन है, अगर 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 वो फर्दर सप्लाई करता है तो क्या होगा, या तो 90% ले ले, किसका, जो बाकी कस्टमर से चार्ज कर रहा है उसका 90% ले ले, या तो लाइक सप्लाई ले। फिर जैसे मान लो मैंने रेटेड पार्टी को ट्रांसफर किया फ्री में, अब मैं मार्केट में जब बेचता तो 1000 रुपए का बेचता, तो मैं यहाँ पे इसका 90% ले लूं, ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 900 रुपए पे करूं, या मैं पूरा 1000 लूं, क्योंकि मैंने लाइक क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी यहाँ पे ऑप्शन रखा है, जो भी मैं चाहूँ वो एट द ऑप्शन सप्लायर है। ठीक है, where the value of supply is not determinable above, the value of supply shall be determined by the application rule 30 और 31 in that order। तो रूल 30 और 31 लगेगा अगर अप्लाई यहाँ पे ये प्रोविजंस नहीं हो पाती। ठीक है, 29 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, ऊपर एजेंट नहीं था नीचे एजेंट की बात है, तो यहाँ पे भी सेम बात है, वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो बेसिक सी बात ये है कि वीओएस मार्केट वैल्यू होगी, या तो 90% होगा प्राइस चार्ज, वही एट द ऑप्शन ऑफ एस होगा यहाँ पे। ठीक है, where the value of supply is not determinable above, तो रूल 30 या 31 लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए रूल 30 के ऊपर, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। अगर आपके पास मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कस्टमर भी नहीं है जिसको आप वो सेम सप्लाई सर्विसेज दे रहे हो, है ना, जो कि सेम क्वालिटी क्वांटिटी या सर्कमस्टांसिस में दी जा रही है, तो रूल 30 लगा लो। रूल 30 कॉस्ट के ऊपर बेस है। रूल 30 ये बोलता है द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फॉर गुड्स और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। तो बेटा आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 जब रेफर करोगे तो ये इशू करता है, कौन इशू करता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इशू करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 है, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 उसका अपेंडिक्स नंबर 1 देखेंगे आप, तो उसके अंदर आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये बेसिक सी बात एक ये है कि ये कॉस्ट शीट है, तो जो भी इस कॉस्ट शीट से आपकी कॉस्ट निकलेगी बेटा, उसका 110% वीओएस माना जाएगा। ये फॉर्मेट आपको मैंने यहाँ पे निकाल करके दे दिया है, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे और
वैसे मैं बता दूं, फॉर्मेट से डरना नहीं है। आपने कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट बनाना सीखा है, ये वही कॉस्ट शीट है, बट क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसको दिया है तो थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकलिटी ज्यादा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकियों के हिसाब से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं WIP, क्रेडिट फॉर रिकवरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब चीजें अलग अलग हेड वाइज दी हैं। आप चाहे तो एक नॉर्मल कॉस्ट शीट बना के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर 31 रेजिडुअल मेथड है। ये क्या बोलता है? वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रूल नंबर 27 to 30। 27, 28, 29, 30 में नहीं निकलती है, 30 में भी नहीं निकली तो 31 में आ जाओ। द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन सेक्शन नंबर 15 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। अब फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई में ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग रूल नंबर 30। सर्विसेज के लिए वो 30 को बोल के 31 में आ सकता है, क्योंकि 30 बेसिकली गुड्स के लिए है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां पे गुड्स की ही होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाली कॉस्ट शीट यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई मेरी बात। अब हम लोग पास आ गया रूल नंबर 31A। अब जो मैंने 30 और 31 की बात करी थी उसमें खाली ये और वो ऊपर वाले कवर है। ये 31A अपने आप में अलग है, 31A दो अपने आप में अलग रूल है। ये केवल बात करता है किसकी? लॉटरी की। कि लॉटरी की VOS क्या होगी? लॉटरी की बेटा VOS होती है VOS हायर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट और प्राइस नोटिफाइड। प्राइस नोटिफाइड आपको क्वेश्चन में होगा, या तो 100/128 आपको करना है। 100/128 का मतलब क्या है? देखो, जब भी लॉटरी आप देखोगे वैल्यू, तो लॉटरी के अंदर ना बेटा आपको ऑलरेडी GST इंक्लूडेड होता है, तो आपको इसीलिए उसको 100 पे वापस से ग्रॉसिंग करना पड़ेगा। इसको ग्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 1,18,000 रुपए लॉटरी की वैल्यू है, तो उसको ग्रॉसिंग करके आपको, सॉरी 1,28,000 पे वैल्यू मान लो, तो आपको ग्रॉसिंग करके वापस से वैल्यू बनाना पड़ेगा इसको। तो ग्रॉसिंग कैसे करोगे? डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई बाय 100, तो VOS आ गया 1,00,000 रुपए। समझे? हाँ सर समझ गए। या जो प्राइस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी अलाउ करती है वो प्राइस भी बताती है, तो जो भी हायर होगा वही VOS होगा। जैसे मान लो 1,00,000 आया, लेकिन गवर्नमेंट ने इशू कर रखा प्राइस 2,00,000 रुपए, तो VOS 2,00,000 रुपए माना जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा VOS, वो प्राइस वाला आगे कॉम्पोनेंट आपको लेना होगा तो दिया होगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। लॉटरी ऊपर आ गया, वो भी एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन बाकी एक्शनेबल क्लेम नीचे आ गए। 31A का तीसरा पार्ट, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड टू द टोटलाइजेटर। मतलब बेसिक सी बात ये जो भी आपने बेट लगाई है उसका 100% VS माना जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई और सर्विसेज इन रिलेशन टू द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। ये 32(2) है रूल। आप मेरी बात समझ ही गए होगे। मनी चेंजिंग की जो सर्विस होती है फॉरेन करेंसी वाली, उसका कैसे VS निकलेगा? इफ वन करेंसी एक्सचेंज इन INR, एक करेंसी को INR में बदला जा रहा है, डॉलर को INR में बदला जा रहा है, तो हमारी करेंसी जिसमें बदला जा रहा है वो INR होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई डिफरेंस बिटवीन बाइंग सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट multiplied by total units of currency. If RBI reference rate is unavailable, the value will be 1% of the gross amount of Indian rupees. सर ऐसे समझ नहीं आया, एग्जांपल समझेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 1 का एग्जांपल भी दिया है। USD 100 सोल्ड एट 78 पर USD। अगर 78 रेट है USD का, देखो जिसको भी बात समझना है, इतना इंपॉर्टेंट इंटर वालों के लिए बेसिकली है भी नहीं। फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम ही शायद पूछा जाए आपके। ये फाइनल वाले बच्चे SFM भी पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो उनको ये चीज समझ में अच्छे से आएगी। हमने अगर USD से INR में चेंज कराया, एक्सचेंज रेट 78 रुपए है, RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा क्वेश्चन में 77 रुपए दिया हुआ है, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी यूनिट आपने चेंज करी 100 करी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज हो गई। समझे? हाँ सर समझे। ऊपर यही बात मैंने आपको लिख के दी है। अगर RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज का 1% निकाल लोगे। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज मतलब जो करेंसी आपने एक्सचेंज करी है उसका 1%। अगर INR 90,000 एक्सचेंज फॉर GBP एट 90 पर GBP गिविंग GBP 1000, तो INR से GBP आप जा रहे हो, 90 रुपए एक्सचेंज रेट है, अगर रेफरेंस रेट 89 अगर मान लो, तो दोनों को आप क्या करोगे? अभी देखो ये बात आपको समझना है। एक तो अगर आप कहाँ आ रहे हो? INR में आ रहे हो, ठीक है, INR में आ रहे हो, INR होना चाहिए आपके एक्सचेंज में, या तो INR से आ रहे हो किसी करेंसी में, या तो किसी करेंसी से INR में जा रहे हो, इंडियन रुपीस में। तो मैंने पहले बताया अगर आप किसी फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में आ रहे हो, दूसरे में बताया इंडियन करेंसी से फॉरेन में जा रहे हो, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे क्या करोगे? 90,000 आपने एक्सचेंज करा है INR, तो INR को ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे एक्सचेंज रेट से, मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस से।
ठीक है, जो कि 1000 रुपये आता है, तो टैक्सेबल वैल्यू वही होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, अगर कोई भी करेंसी आईएनआर में है ही नहीं, मतलब अगर आप चेंजिंग करके दे रहे हो डॉलर से यूके पाउंड में या डॉलर से यान में, तो बेटा उस केस में क्या होगा, तो वो भी बता देते हैं। Value of supply 8% of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by the converting either currency into Indian rupees at the RBI reference rate। अब ये बात समझ में नहीं आती, मुझे भी पता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बढ़िया सा दिया हुआ है। अगर मान लो यूएसडी 100 सोल्ड एट 65 पर यूएसडी, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज हो गया, तो 1% ऑफ 6500 और 250 विच अवर इज हायर, ये आपको लेना है। ठीक है, आप मेरी बात समझे? हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि रेफरेंस रेट हमारा 250 था, तो हमने रेफरेंस रेट ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू 250 रुपए हो गई। समझे? हाँ सर समझ में आ गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख के दिया है आपको। सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रेवल बाय एयर बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट, रूल नंबर 32(3) है ये। एयर ट्रेवल एजेंट के थ्रू करोगे जब ये लगेगा। डोमेस्टिक बुकिंग पे 5%, इंटरनेशनल बुकिंग पे 10%। Basic fare means the part of the airfare on which commission is normally paid to the air agent by the airlines। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, ये पॉइंट मैं आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं किया। अगले पे आ जाते हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस 32(4)। इसमें क्या लिखा हुआ है? वेयर द पॉलिसी ऑल्सो हैज फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सच अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट के फीचर है, इन्वेस्टमेंट का फीचर मतलब रिटर्न मिलेगा पैसा एन्युटी के रूप में या पैसा वापस मिलने का फीचर है, तो बेटा उस केस के अंदर यहाँ पे होगा सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी नॉट कवर अबव। ठीक है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी जो ऊपर नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसके बाद जो केस होंगे वो नीचे आएंगे। इन्वेस्टमेंट का आप फीचर जानते हैं, मैंने पैसा लगाया मुझे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये फीचर इन्वेस्टमेंट के होते हैं बेटा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। देखो जी, ये जो क्लासेस उत्कर्ष बैच की है ना, काफी बैंडविड्थ मेरा कंज्यूम करती है। आप भी ये बात समझते होंगे कि भाई क्लासेस फ्री प्रोवाइड कराना ऐसे समय में काफी टफ, एक आप मान सकते हैं कि टेक है। वाई? बिकॉज बैंडविड्थ माई अवेलेबिलिटी इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि मैं सिंगल टीचर पूरा चैनल मैनेज कर रहा हूँ। मैं बाकियों के साथ कोलैबोरेशन करने की सोचता हूँ, देन मैं ये सोचता हूँ कि बाकी के साथ कोलैबोरेशन करना मेरे लिए काफी टफ है। वाई? बिकॉज मेरे टर्म्स काफी अलग है उनसे। अब जब तक सोच नहीं मिलती मैं वहां पे जाता नहीं हूँ। वो लोग तो कोलैबोरेशन शायद कर भी लें, बट जब तक मेरी सोच नहीं मिलती किसी के साथ तो मैं वहां पे काम करना पसंद नहीं करता। दैट इज वाई जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो इस चैनल के ऊपर मैं सोल अपने आप ही डाल रहा हूँ। मैंने किसी के साथ कोलैबोरेशन खैर के लिए नहीं किया। फ्यूचर में किसी के साथ सोच मिलेगी तो जरूर करेंगे, बट खैर के लिए नहीं किया। तो अभी मैं सब कुछ खुद मैनेज करता हूँ। हाँ, मैनेजमेंट में मेरे और भी लोग हैं जो चैनल मैनेज करते हैं, क्योंकि वो मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो कब डालनी है कब नहीं डालनी है, कब लाइव जाना है कैसे जाना है क्या करना है, वो सब शेड्यूल वो लोग मैनेज करते हैं। मैं क्लासेस मैनेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी लाइंड अप है। मैंने अभी सीएमए फाउंडेशन का बैच भी लाइंड अप कर दिया, सीए फाउंडेशन का बैच भी है, फिर सीए इंटर की अकाउंट्स की क्लासेस का मैं एक बैच ले रहा हूँ, सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक सेशन चल रहा है, जीएसटी तो अपना है ही। तो मेरे पास बैंडविड्थ काफी लिमिटेड है। उसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं पढ़ाने के लिए, 11वीं 12वीं के, उनको मैं खुद जाता हूँ पढ़ाने के लिए। अपने लोकल एरिया में मेरे घर पे भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं बहुत सारे, मतलब आप समझ सकते हैं ना, इन्वॉल्व हुई इन सारी एक्टिविटीज में, है ना। तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एक भी क्लास आपकी मिस ना करूँ। और अभी 100 दिन जो बचे हैं आपके एग्जाम में, उसके पहले ही मैं आपको कवर करा दूँ सब कुछ। बट कोई बात नहीं, अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाती है, डू नॉट वरी, मैं आपको हर एक चीज कवर करा के दूंगा। अभी तक भी हमने बहुत चैप्टर कवर करे हैं, ये भी कवर कर ही लेंगे। ठीक है, आज व्यूअर्स मोस्ट प्रोबेबली हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि रूल ही पढ़ने हैं। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट के फीचर हैं बेटा, तो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर माइनस द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग ऑन बिहाफ द पॉलिसी होल्डर। जैसे मान लो मैंने बोला 10 लाख रुपए की आप पॉलिसी ले लीजिए, इसमें से हम लोग 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट कर देंगे, ये पॉलिसी हमारी है। तो बेटा यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रीमियम चार्ज। अगर मान लो इसके लिए आपसे 50,000 रुपए महीने के लिए जाते हैं, इसमें से आप माइनस करोगे अमाउंट अलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेविंग ऑन बिहाफ द पॉलिसी होल्डर, तो आपका ग्रॉस प्रीमियम महीने का 50,000 रुपए है। ठीक है, पूरे साल का ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए में से आप 2 लाख घटा दोगे, 4 लाख रुपए जो है बेटा, 4 लाख रुपए जो है उसमें आप यहाँ पे वीएस मानोगे उसको। ठीक है,
इसके बाद सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी भी आती है। ये आपको क्वेश्चन में लिख के देगा सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है कि नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, देगा। तो इसमें आपको 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपको ले लेना है, उसका 10%। अगर आपका सिंगल प्रीमियम ही है, मल्टीपल महीने वाला प्रीमियम नहीं है, सिंगल प्रीमियम ही है, तो उसका 10% लेकर खत्म करना है, ठीक है। बाकी केसेस में पहले साल 25% होता प्रीमियम, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5%, मतलब पहले 25 फिर उसका आधा, ठीक है। इसके बाद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया रूल आया है हमारे पास। सेकंड हैंड गुड्स अगर आप खरीदते हो और बेचते हैं तो इसके अंदर वीएस क्या होगा, वेयर आर टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेस प्राइस, वो वीएस होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपने वो चीज 100 का बेचा और आपने खरीदा 80 का था, आप डीलर हो इसके, तो 20 रुपए वीएस माना जाएगा, वैल्यू एडिशन। वेयर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, अगर आईटीसी नहीं लिया, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी एक निर्मला था की वीडियो वायरल हुई थी, उनको पता ही नहीं कि यार रूल 32(5) क्या कहता है, उन्होंने बोल दिया कि आप जो नेगेटिव करोगे वो भी वो भी आपका जीएसटी में एप्लीकेबल होगा। हाँ एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे बोला है रूल रूल नंबर 32(5) में कि वैल्यू जो होगी नेगेटिव वगैरह तो इग्नोर करी जाएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, मान लो आपने लोन लिया और पैसा नहीं दे पाए तो आप डिफॉल्टर हो गए, आपसे रिपोजेस कर लिए आपने गुड्स जिसने आपको उधार पे दिया था, तो यहाँ पे परचेज प्राइस 5% से एवरी क्वार्टर डेप्रिसिएशन के रूप में रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। एवरी क्वार्टर 5% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वीओएस मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्योर एजेंट सर्विसेज जो होती हैं वो रूल नंबर 33 में कवर है। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है अभी तक जो बताया साले वो भूल जा भाई, भूल जा भाई। थोड़ा दिल्ली हरियाणा का एक्सेंट मेरा रहता है क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, डू नॉट माइंड, ये सब चीजें यहाँ बहुत नॉर्मल है, ठीक है। वैसे ओरिजिनली मैं प्रयागराज से हूँ, अभी मैं रिसेंटली कुंभ भी गया था, लेकिन हाँ हालांकि मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है, तो माई कर्म भूमि इज दिल्ली, माई एंसेस्टर लैंड इज प्रयागराज, ठीक है जी। लेकिन मेरा जो एक्सेंट है वो थोड़ा दिल्ली से इन्फ्लुएंस हो गई होगा वैसी बात है, जब मैं लेकिन वहां जाता हूँ तो मेरा इन्फ्लुएंस वहां से हो जाता है, तो मैं वहां की भाषा तो बहुत प्यारी लगती है। वहां बाबू कीजिएगा, करिए हैं कि नहीं किया है आपने, ये सारे शब्द यूज करे जाते हैं, और दिल्ली में तो तू तलाक से ही बातें होती है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है कहीं ना कहीं बोली में, तो माइंड मत कीजिएगा बोली को, थोड़ा दिल्ली में ऐसे ही चलता है। नाउ स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब यही है कि आपको जो भी अभी तक मैंने समझाया वो आप भूल जाना। The expenditure of the cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient of the supply shall be excluding from the value of supply। सर पहले ये तो बताओ प्योर एजेंट होता कौन है? प्योर एजेंट समझ लो, प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इंकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ रेसिपिएंट के लिए खर्चा मैं उठाने वाला हूं तो मैं प्योर एजेंट हूं। neither intends to hold nor holds any title to the goods or services or both so procured or supplied as a pure agent of the recipient of the supply। मान लो मैंने ये बोतल खरीदी आपके लिए, इस बोतल को खरीदने के लिए जितने पैसे लगने वाले हैं, कॉस्ट लगने वाली है, वो मैं अपनी जेब से पे करूंगा। मैं इस बोतल का मालिक नहीं हूं, ना ये बोतल मैंने अपने लिए खरीदी है, ये बात ध्यान रखनी है। डू नॉट यूज फॉर इज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोड्यूस, ये बता ही चुका हूँ। रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है जी। वो रिइंबर्समेंट बाद में हो जाता है। मेरी बात आप समझ गए? हाँ सर। अगर आप एक प्योर एजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात समझ लेना कि वीओएस होगा एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट, और उसमें से जो भी आपका खर्चा होगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है, समझे आप? हाँ। द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर द प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये घटाया जाएगा उसमें से, जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें से एक्सपेंडिचर घटा दिया जाएगा अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट होना जरूरी है आपको, ठीक है। आप थर्ड पार्टी को पेमेंट खुद करोगे अपने रेसिपिएंट के बेस के ऊपर। पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई हैज बीन सेपरेटली indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of the service, वो सेपरेटली इंडिकेट होना चाहिए कि पेमेंट कितनी करी गई है। Supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of the supply are in addition to the services he supply on his own account। वो जो सर्विस वो खुद दे रहा है प्रोक्योरमेंट एजेंट की, उसके अलावा अलावा उसने थर्ड पार्टी से काम आपको करके दिया है। ओके आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके
रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज अगर इन्वॉल्व बिल्कुल तेरे से नहीं है तो आपको यहाँ पे समझना है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी की बात है, रूल नंबर 34 में बताई गई है। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये तो फालतू की बातें हैं, ये बात आप समझ लो, कस्टम में आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, आप रीडिंग मान लेना, इतना इंपॉर्टेंट फाइनल वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, मैं क्यों टाइम इसमें वेस्ट करूँ आपका फिर। तो रूल नंबर 34 आप किस लिए होता है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें खत्म हो गए, अब रजिस्ट्रेशन वाला जीएसटी अगला चैप्टर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद है, लेकिन टीवीएस बचा तो टीवीएस पहले करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, अगली क्लास में मिलेंगे। कोई भी चीज समझ ना आई हो तो मुझे जरूर कमेंट डाउन करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, बाय।